हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक और सबसे कठिन टॉपिक जो है व्याकरण में वो है संधि। जिसने संधि का ज्ञान प्राप्त कर लिया उसने हिंदी का ज्ञान प्राप्त कर लिया। यदि आपने संधि जान ली तो हिंदी में विशेष योग्यता प्राप्त कर ली। पिछले वीडियो में हम हिंदी की संधि की परिभाषा और स्वसंधि और व्यंजन संधि पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरा इम्पोर्टेंट संधि पढ़ेंगे और वो है विसर्ग संधि। विसर्ग किसे कहते हैं? ये जो दो बिंदी दिखाई दे रही है इसे हम विसर्ग कहते हैं। और जहाँ भी शब्दों में विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन आता है तब वहाँ विसर्ग संधि होती है। इसकी परिभाषा इस प्रकार से है: विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी इस विसर्ग के बाद चाहे स्वर आए या व्यंजन आए, कोई सा भी अक्षर आने पर जो परिवर्तन होता है, विकार यानी परिवर्तन होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण है मनः धन रंजन। अब यहाँ उदाहरण भी देखिए, न के साथ में विसर्ग लगा हुआ है, तो संधि जो हो रही है इस विसर्ग में हो रही है, अगले शब्द में हो रही है, और मनः धन रंजन मिलकर मनोरंजन बन रहा है। इसी तरह से निह धन चय, ये संधि होकर निश्चय बन गया है। अब ये किस तरह से परिवर्तन होता है, इसके अलग अलग नियम हैं। इन नियमों को हम पढ़ेंगे। अब पहला नियम है व्यंजन के दूसरे, तीसरे या चौथे वर्ग के प्रथम दो वर्ण आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब व्यंजन के वर्ग को हम पढ़ चुके हैं पहले। व्यंजन के वर्ग, ये व्यंजन है क ख ग घ अंग च छ ज झ, ये वर्ग हैं। ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और ये य र ल व श है। तो इन वर्गों में से इस पहले और क और प वर्ग को छोड़कर जो बीच के तीन वर्ग हैं च, त और त वर्ग, इसके पहले दो अक्षर च छ, ट ठ और त थ, जब विसर्ग के साथ में च छ आता है या ट ठ आता है या त थ आता है तो विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसको हम देखेंगे। अब ये नियम देखिए, व्यंजन के दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ग के प्रथम दो वर्ण आने पर जो विकार उत्पन्न होता है, जो च और छ है वो श में बदल जाता है, श शक्कर का, और ट और ठ जो है वो श षटकोण का, उसमें बदल जाता है। त और थ वो स सरोते का, इसमें बदल जाता है। तो ये परिवर्तन हो जाता है। इसका हम उदाहरण से देखेंगे। च और छ, ये निह धन चय, यहाँ पर विसर्ग के बाद में च आ गया है तो नियम के अनुसार ये श में बदल गया है, निश्चय। इसी तरह से निह के बाद छ आया है तो ये निश्चल हो गया है। कह, यहाँ विसर्ग के बाद में च आया है तो कश्चित हो गया है। इसी तरह से हम देखेंगे ट और ठ आने पर श षटकोण में बदल जाता है। यहाँ विसर्ग के बाद ठ आया है और यहाँ पर आधा श षटकोण का आ गया है, निष्ठुर, निह धन ठुर, निष्ठुर। इसी तरह है धनु धन टंकार, यहाँ ट आया है तो ये भी श षटकोण में बदल गया और ये हो गया है धनुष टंकार। इसी तरह से त और थ आने पर स हो जाता है, इसको भी हम देखेंगे। निह धन तेज, ये तेज है, निह धन तेज, तो आ गया है इसलिए ये निस्तेज हो गया है, इसमें स सरोते का लग गया है बीच में। दुह धन तर, दुस्तर हो गया है। नमः धन ते, नमस्ते, ये स आधा आ गया है बीच में। नि धन तार, निस्तार हो गया है। तो ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर निह के साथ में च आया है तो श निश्चय हुआ है, निह के साथ में ठ आया है तो श षटकोण का लग गया है, और निह के साथ में त आया है तो यहाँ पे स सरोते का हो गया है। इस नियम को हम याद रखेंगे कि व्यंजन के दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ग के प्रथम दो वर्ण जैसे च छ, ट ठ, त थ जो है वो श श और स में बदल जाता है। इसमें हमने क ख और प फ को छोड़ दिया है।
इसके नियम हम आगे देखेंगे। अब अगला नियम है, विसर्ग के बाद श या स आने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। श शक्कर का और स सरोते का, ये अगर विसर्ग के बाद आ जाता है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जिसे उदाहरण में देखेंगे, या तो परिवर्तन नहीं होता या फिर आधा श स हो जाता है, या तो उसको वैसा ही लिखा जाता है और या फिर उसमें आधा श शक्कर का या आधा स सरोते का लगाया जाता है। इसको उदाहरण में देखेंगे, दुह धन शासन। अब यहाँ श शक्कर का आया है तो यहाँ पर हम इसको वैसा ही लिखेंगे। यहाँ पर विसर्ग में परिवर्तन नहीं आया है, यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है और ये शब्द दुह शासन बन गया है। लेकिन इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, दुह शासन, इसमें आधा श भी लग सकता है। ये भी सही है और ये भी सही है। कहीं कभी इसका प्रयोग किया जाता है और कहीं कहीं इसका प्रयोग भी दिखाई देता है और दोनों ही सही हैं। यही बात यहाँ पर भी दिखाई दे रही है, दुह धन साहस। यहाँ पर स सरोते का है, इसको ऐसा ही लिखा गया है या फिर उसे आधा स के रूप में लिखा गया है, दुस्साहस कर दिया गया है। निह धन संकोच, यहाँ पर भी स है और इसको निह संकोच विसर्ग के साथ में भी लिखा है और यहाँ पर आधा स के साथ में भी लिखा है। निह धन संदेह, यहाँ पर भी विसर्ग के साथ में लिखा है निसंदेह, या फिर उसको डबल स के रूप में निस्संदेह लिखा गया है। तो ये दोनों ही रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला नियम है, विसर्ग के बाद क ख या प फ आ जाए। हमने क ख और प फ को छोड़ दिया था, जो पहले दो अक्षर हैं। तो ये क ख या प फ आ जाए तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। ये दोनों अक्षर आने के बाद विसर्ग को ज्यों का त्यों लिखा जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे रजह धन कण, रजह कण, अंतः धन पुर, अंतःपुर, प्रातः धन काल, प्रातः काल। ये आपने देखा, इस पर हमको ध्यान देना है। यहाँ क आया है, यहाँ प आया है और यहाँ क। तो हमने देखा है क ख या प फ आए, तो यहाँ क आया है, यहाँ प आया है। इसी तरह से अंतःकरण, यहाँ पर क आया है और यहाँ पर ख आया है। तो जहाँ पर क ख प या फ आता है वहाँ पर विसर्ग उसी तरह से लिखा जाता है और यह हमें विसर्ग के बाद देखना है। दुह धन ख, दुख। तो ये जब हम विच्छेद करते हैं, दुख का हम विच्छेद करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो इन शब्दों को ध्यान में रखना है कि ये शब्द किस प्रकार से बने हैं। अब अगला नियम है, विसर्ग के पहले ई उ स्वर हो तो श में बदल जाता है। अभी हम विसर्ग के बाद देख रहे थे, जितने भी अक्षर देख रहे थे, अब हमको विसर्ग के पहले देखना है। उसमें ई की मात्रा या उ की मात्रा आए तो वह श षटकोण में बदल जाती है। इसको उदाहरण से देखेंगे, निह धन कपट, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है और इसीलिए यहाँ पर श षटकोण का लग गया है, निष्कपट। इसी तरह से दुह यहाँ छोटे उ की मात्रा है तो वह दुष्कर हो गया है, दुह में कर लगा है तो दुष्कर हो गया है। निह में कलंक जुड़ा है, यहाँ पर भी छोटी ई की मात्रा है निह में, तो ये निष्कलंक हो गया है। इसी तरह से निह धन पाप, यहाँ पर भी छोटी ई की मात्रा के साथ आया है इसलिए ये निष्पाप हो गया है। इसी तरह से दुह धन कर्म, दुष्कर्म हो गया है, यहाँ पर छोटे उ की मात्रा है। तो यदि पहले वाले अक्षर में विसर्ग के पहले जो अक्षर आता है, वर्ण आता है, उसमें स्वर हो तो श षटकोण में बदल जाता है। अब इसका अगला नियम है, विसर्ग के बाद कोई घोष व्यंजन हो तो ओ की मात्रा लग जाती है। अब आपको लगेगा ये घोष व्यंजन क्या है। घोष वर्ण जो है वो वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, पहले दो वर्णों के बारे में हम पढ़ चुके हैं और जो तीन वर्ण हमने छोड़ दिए थे वो घोष वर्ण हैं। इसको हम इसमें से समझेंगे। ये जो आपको वर्ग दिखाई दे रहे हैं, ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अभी हम ये इन दो के बारे में पढ़ चुके हैं, इनके बारे में पढ़ चुके हैं, इनके बारे में पढ़ चुके हैं। जो बचे हुए वर्ण हैं वो घोष वर्ण कहलाते हैं। ग, ध, अंग, ये तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है। ये तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, ये तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तो ये जो तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण हैं वो, और उसके बाद य, र, ल, व,
फिर इसमें श श नहीं शामिल है, इसको हम हटा देते हैं। श स ह, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और ये बचा हुआ अक्षर है ह, ये घोष व्यंजन कहलाता है। तो जहाँ भी ये घोष व्यंजन आते हैं वहाँ पर क्या परिवर्तन होता है ये हम अभी देखते हैं। विसर्ग के बाद जहाँ भी घोष व्यंजन आता है वहाँ ओ की मात्रा लग जाती है। जैसे अधः धन गति, अधोगति ये तीसरा वर्ण है, क ख ग है, ग तीसरा वर्ण है, इसलिए यहाँ पर ओ की मात्रा लग गई। पयः धन द, य र लव में से य आ गया है और ये द है, त थ द ये तीसरा वर्ण है, इसलिए ये क्या हो गया है पयोद। मनः धन योग, यहाँ पर यह आ गया है य र लव में से और इसीलिए यहाँ पर ओ की मात्रा लग गई है। तेजः धन मय, ये पांचवा वर्ण है, प फ ब भ म पांचवा वर्ण है, इसलिए यहाँ पर भी तेजोमय हो गया है, ओ की मात्रा लग गई है इसमें सब में। इसके और उदाहरण हम देखेंगे। सरह धन ज, च छ ज, ज जो है वो तीसरा वर्ण है और इसीलिए यहाँ पर सरोज हो गया है, ओ की मात्रा। पयः धन धर, त थ द ध ये चौथा वर्ण है, त की लाइन में ये चौथा वर्ण है, त थ द और ध, तो ये ध जो है इसके कारण यहाँ पर ओ की मात्रा आ गई है। पयः धन धर, पयोधर हो गया है। इसी तरह से मनः धन नयन, प की लाइन में ये अंतिम वर्ण है न, प फ ब भ, त थ द ध न, त की लाइन का अंतिम वर्ण है ये, तो मनः धन नयन मनुनयन हो गया है। तपः धन वन, यहाँ पर व जो है य र ल व ये भी घोष वर्ण है, हमने अभी देखा था, तो इसके कारण यहाँ पर तपोवन हो गया है। इसी तरह से यशः धन दा, ये शब्द जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है और इसका विच्छेद होगा यशः धन द, यहाँ पर द दवात का ये तीसरा वर्ण है, त थ द और इसीलिए यहाँ पर यशोदा हो गया है। तो ये जो है नियम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। इसमें कुछ शब्द हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सरोज, यशोदा, है ना, ये पूछे जाते हैं पर। अब विसर्ग के बाद कोई स्वर आ जाए तो वह र में बदल जाता है। अभी तक हम विसर्ग के पहले पढ़ रहे थे, ये विसर्ग के बाद, इसके पहले हमने ई और ऊ जो है विसर्ग के पहले देखा था। अब विसर्ग के बाद यदि स्वर आ जाए तो र में बदल जाता है। जैसे यहाँ पर निह प्लस गुण, ये ऊ है, निर्गुण हो गया है, इसमें र लग गया है जो ऊपर मात्रा के रूप में आ गया है। दुह धन भाग्य, इसमें आ है, भा में आ है, तो वह दुर्भाग्य र लग गया है। और दुह प्लस गम, इसमें अ है, हमने वर्ण विच्छेद में पढ़ा है कि व्यंजन में स्वर मिले होते हैं, तो यहाँ पर अ है, तो दुह धन गम दुर्गम हो गया है। इसी तरह से निह प्लस जर, निर्जर हो गया है, यहाँ पर भी अ है। निह धन यात, यहाँ आ है, तो निर्यात हो गया है। निह प्लस धन, यहाँ अ है, निर्धन हो गया है। इसी तरह से निह प्लस जल भी हो सकता है और निर्जल हो जाता है। तो ये जहाँ पर अ से लेकर आहा तक के जो स्वर होते हैं वो इसमें मिले होते हैं और उसके अनुसार यहाँ पर र लग जाता है। इसके बाद सातवां है, विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ये बिल्कुल सरल है, इसको ध्यान में रखने की बात है कि विसर्ग के बाद यदि र आएगा तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और बड़ी मात्रा लग जाती है। जैसे यहाँ पर है निह प्लस रस, यहाँ पर विसर्ग हट गया है और मात्रा बड़ी हो गई है, बाकी हमने वैसा ही लिख दिया है नीरस, यहाँ पर बड़ी मात्रा लग जाती है, इसको ध्यान में रखना जरूरी है। और जब इसका संधि विच्छेद हम करते हैं तो नी प्लस रस नहीं लिखते बल्कि ऐसे लिखते हैं निह प्लस रस। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हमको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है और ये एक बार में याद नहीं होता है, इसको हम जब बार बार पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगा। निह प्लस रोग निरोग, यहाँ पर भी विसर्ग हट गया है और बड़ी मात्रा लग गई है। निह प्लस रज नीरज, इसी तरह से निह प्लस रव नीरव। तो ये कुछ शब्द हैं जो र आने से परिवर्तन हुए हैं। अब इन सारे नियमों के अलावा कुछ शब्द ऐसे हैं जिन पर नियम लागू नहीं होते, उनको हम कहते हैं अपवाद स्वरूप।
है ना, जो नियम से थोड़े से हटकर होते हैं, तो इसलिए उनको अपवाद कहा जाता है। कुछ शब्दों में विसर्ग के अपवाद होते हैं, जैसे विसर्ग का श में बदल जाता है। यहाँ पर है नमः धनकार नमस्कार, भा धनकर भास्कर, इसमें स आ गया है बीच में आधा, पुरह धनकार पुरस्कार। पहले जब हमने नियम पढ़े थे उसमें क और ख के नियम में हमने देखा था कि जहाँ पर क आता है वहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर परिवर्तन हो गया है। क आने के बाद भी यहाँ जो थोड़े बहुत परिवर्तन आए हैं ये अपवाद स्वरूप आए हैं, ये नियम से हटकर कुछ शब्द हैं और इनको हमको इसी तरह से याद करना होगा। तो मुझे आशा है कि आपको विसर्ग संधि समझ में आ गई होगी। इसमें कुछ नियमों को ध्यान में रखना होगा और इन विच्छेद को आपको याद करना होगा। इनको जब आप बार बार पढ़ेंगे, एक बार में नहीं याद होगा, एक बार में समझ में भी कम आएगा, लेकिन जब संधि के तीनों भागों को आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको यह याद हो जाएगी। संधि हिंदी का इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, खास करके संधि विशेष करके पूछी जाती है, तो इसे शुरू से ही ध्यान में रखकर पढ़ना चाहिए।